पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है, पुष्प के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताने के लिए यहाँ गार्डन में लेकर आई हूँ। ये अपने विद्यालय का ही गार्डन है। हमारे पास जो पुष्प है उसका नाम है, सामान्य नाम क्या है इसका? गुड़हल। और वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और इसकी फैमिली कौन सी है? मालवेसी। ये मालवेसी फैमिली में आता है। जैसे हमारी मनुष्यों की फैमिली है होमिनिडी, नाम होमो सेपियंस है, ऐसे इसका भी नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब इसको हम देखेंगे तो इसको हम देखेंगे कि इसका पौधा कैसा होता है। ये देखिए आप, ये गुड़हल का, ये दिखाई दे रहा है ना। अभी यहाँ पर जो है कली दिखाई दे रही है आपको, एक कली आपको ये दिखाई दे रही है, एक कली ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये इसका फूल है। अभी इसमें फूल खिले नहीं है प्रॉपर, तो आप ये इसमें हम देखेंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं। कितने पार्ट बताए गुड़हल के मैंने? 4। कितने पार्ट बताए? 4। पहला कौन सा है? कैलिक्स। कौन सा है? अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें कैलिक्स कहाँ होते हैं। ये देखिए आप, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कैलिक्स है ये। और इस कैलिक्स पूरे को कैलिक्स कहते हैं, चक्र को। इसमें एक पार्ट और होता है जो कि इपिकैलिक्स कहलाता है। इपिकैलिक्स है ना, ये सब में नहीं पाया जाता है, सहायक अंग ही है केवल, किसी किसी में होता है। मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब इसका हम पहला पार्ट देखते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जहाँ से हम पुष्प को पकड़ते हैं, ये पुष्प का व्रंत देखो, अपना अपना पुष्प व्रंत, इंग्लिश में कहते हैं पेडिकल। इसके द्वारा ये इससे जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से, है ना। जैसे अब ये कली आप देखो, ये तो इस कली में आप देखो, ये जहाँ से ये अटैच है, ये इसका पुष्प पेडिसल है, पुष्पीय व्रंत है। ये पुष्प का व्रंत, पुष्प का डंठल, तो ये डंठल है, तो ये पुष्पीय व्रंत या पेडिसल कहलाता है। अब इसमें आपको मैं कैलिक्स बताती हूँ। ये पकड़ो मेरा पुष्प, ये इसमें देखो आप, ये 3, 4 और ये 5, ये कैलिक्स है। अब इस कैलिक्स का ये पूरा चक्र कैलिक्स कहलाता है। और यदि हम इसके एक पार्ट को देखेंगे, जैसे मैंने आपको इसमें बताया एक पार्ट, ये देखो मैं इसके एक पार्ट को बता रही हूँ। ये इसका एक पार्ट पकड़ा हमने, केवल ये नहीं, केवल ये एक, इसको कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। अब आप इसमें देखो कि इस कैलिक्स का काम क्या है, कार्य देखना है आपको। देखो, कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। ये देखो, कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। यहाँ देखो, इसने इसको पूरा पैक कर रखा है, कली को कर रखा है। आप कोई सी भी कली देखेंगे तो उसमें देखो, आप इसको भी देखो, आप ये पूरी पैक थी, धीरे 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 इसमें से पुष्प खिलना चालू हुआ। क्यों ऐसे करता है ये? क्यों? सुरक्षा का कार्य करने के लिए इसको कवर करके रखता है, नहीं तो इसमें कीट आके और इसको खत्म कर जाएंगे, खा जाएंगे और नष्ट कर जाएंगे। तो कैलिक्स का कार्य क्या हुआ? कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा कोरोला, ये कोरोला, ये कोरोला, ये भी कोरोला, ये कोरोला। अब इसके एक पार्ट को मैं पकड़ती हूँ। ये मैंने एक पार्ट को पकड़ा, तो इसको क्या कहते हैं? पेटल। जैसे इसके एक पार्ट को कहा था सेपल, कैलिक्स के, इसको कहते हैं पेटल। अब कोरोला का कार्य क्या है? इधर आ जाओ। कोरोला का कार्य है रंगीन होकर कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करना। अभी आप इस गार्डन में देखोगे तो जितने हमको रंगीन फूल दिख रहे हैं, वो देखो वहाँ कनेर के पीले फूल दिख रहे हैं हमको, है ना। तो जो पीले फूल हैं वो आकर्षित करते हैं कीटों को, वाइट नहीं करेंगे उतना, वो रात के लिए। तो ये जो रंगीन फूल हैं, ये क्या करते हैं? आकर्षित करने का काम। और मेन कौन करता है उसमें? कोरोला। कौन करता है? तो ये कोरोला हो गया। इसका काम समझ में आ गया? रंगीन होकर कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करना। रंगीन होंगे तभी यहाँ पे आके पक्षी या जो भी अपने कीट वगैरह है वो आकर बैठेंगे। तो ये दोनों हो गए। और ध्यान रखना कि ये कोरोला और ये कैलिक्स दोनों पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहायक। हाँ, अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, तो हम इसको हटा देंगे, है ना। इन पेटल को हटा दो, ये पेटल हो गए, ये सेपल हो गए, दोनों सहायक अंग हट गए। अब तीसरा पार्ट कौन सा? जो कि जननांग है, नर जननांग। नर जननांग मतलब एंड्रोशियम। ये देखो आप, ये एंड्रोशियम। तो इस एंड्रोशियम में ये आपको पूरा गुच्छा दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, ये एक संघी है, एक साथ है पूरे, इनमें यूनिटी है। और कभी कभी सिंगल सिंगल भी होते हैं, वो आपको धतूरे के इसमें दिखाई देते हैं, वो अगले उसमें दिखाएंगे आपको। तो ये जो है, इसमें आप देखो, इसको जैसे मैंने यहाँ से निकाला और ये पकड़ा, ये दिख रहा है आपको, ये पकड़ा मैंने, ये। तो ये जो है ये एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम मतलब पुमंग, पुमंग। तो ये एक पुंकेसर है ना, एंड्रोशियम, पुष्प का नर जननांग, पुष्प का नर जननांग। इसी के अंदर क्या बनता है? परागकण।
परागकण, और परागकण के अंदर एक परागकण से दो नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाँ, जो कि निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तब ये सारे यहाँ पे पुंकेसर लगे हुए हैं, ये देखो आप, ये सारे इसके नर जननांग हैं। ये अब इनको हम सबको हटा देंगे, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये सब हटा दिया हमने यहाँ से, ये नर जननांग हो गए। इनका काम क्या है? नर युग्मकों का निर्माण करना, नर युग्मकों का एंड्रोशियम। क्या है ये? एंड्रोशियम। अब हमारा बच्चा है लास्ट वाला, कौन सा है लास्ट? गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब मादा जननांग। गाइनोशियम मतलब अब मादा जननांग जो होते हैं उसके ये यहाँ पे ऊपर देखो आप, ये जो है 3 भागों में बटा होता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है स्टिग्मा। क्या है ये? और ये जो नली दिखाई दे रही है ये है स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल, और यहाँ पे नीचे ओवरी। नीचे क्या है? ओवरी। ये तीनों मिलके क्या कहला रहे हैं? पुष्प के मादा जननांग। पुष्प के मादा जननांग। अब आप ये मुझे बताइए, कोई भी एक जवाब देगा कि ये जो पुष्प है इसमें आपने नर जननांग और मादा जननांग दोनों देखे? देखे ना? अभी नर जननांग मैंने बताया आपको, ये यहाँ लगे हुए थे एंड्रोशियम, और आपने गाइनोशियम भी देख लिया ये। अब बताओ कि ये इसमें दोनों है तो ये पुष्प कैसा हुआ? द्विलिंगी। कैसा हुआ ये? और एक लिंगी होता तो क्या होता? नर होता या मादा होता। तो ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा पढ़ रहे हैं? द्विलिंगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो आप, ये मैंने पूरा आपको बता दिया। ये देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है? ये ऊपर ही ऊपर क्या है? ये स्टिग्मा, नीचे ये पूरी स्टाइल, और ये ओवरी। ठीक है। अब मैं आपको पुष्प के बारे में समझ में आ गया। पुष्प हमने देखा गुड़हल, सामान्य नाम इसका गुड़हल है, वैज्ञानिक नाम इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। फैमिली कौन सी है इसकी? मालवेसी। दूसरा, इसके 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला इसके सहायक अंग होते हैं। एंड्रोशियम इसका नर जननांग होता है और गाइनोशियम इसका मादा जननांग होता है। अब हम इसमें देखेंगे परागण। क्या देखेंगे? परागण। परागण का कार्य क्या होता है? अब देखो आप, परागण बताती हूँ मैं आपको। जैसे देखिए ये पुष्प है, ठीक है। अब क्या होगा परागण के लिए? पहले तो आपको परागण की क्रिया समझ में आनी चाहिए, फिर निषेचन समझ में आएगा। परागण में क्या होता है? जब किसी एक पुष्प के परागकण, किसी पुष्प के परागकण, ये परागकण यहाँ होते हैं, ये परागकण है। आपने गुलाब का फूल देखा है? उसमें अपन ऐसे ऐसे हाथ लगाते हैं, ऊपर पूरे दाने दाने होते हैं, खसखस के दाने जैसे, वो परागकण है। उन्हीं के अंदर नर युग्मक बनते हैं, ठीक है ना। तो ये परागकण यहाँ से पराग कोश से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से निकलेंगे और इस वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। पराग कोश का पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, कोश मतलब एक थैली, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाना, यहाँ तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण। परागण हो गया ये। परागण क्या है? परागण में यही होता है कि एक यहाँ से पूरा निकला ही पराग कण, यहाँ से निकलकर वर्तिकाग्र तक गया, फिर वर्तिकाग्र तक चला गया ये। अब ये परागण की क्रिया हो गई। अब ध्यान रखना, बच्चे कहाँ गलती करते हैं? परागण और परागकण। परागण क्रिया का नाम है, परागण क्रिया का नाम है, और परागकण ये एक इसकी कोशिका है, परागकण कोशिका इसकी। तो नर युग्मक जहाँ पे निर्माण होता है नर युग्मकों का। तो ये देखो, यहाँ से हम बोलेंगे पराग कोश से पराग कणों का निकलकर इस वर्तिकाग्र तक जाना। अब क्या हुआ? ये परागकण यहाँ से निकले जो यहाँ लगे हुए थे, आपने देखे ना कि यहाँ लगे हुए थे। अब देखो इसमें बता देती हूँ मैं आपको, ये हमारा इसको रखिए आप यहाँ पर, हाँ पकड़ो इसको। अब इसमें देखो आप, इसमें हम जब समझेंगे क्रिया तो इसमें देखिए आप, ये देखो यहाँ से पराग कोश से परागकण निकले, इस वर्तिकाग्र पे गए। इस वर्तिकाग्र पे जब जाते हैं तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, है ना। उस एंजाइम्स के कारण इनमें पराग नली का निर्माण होता है, और उनमें एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। कितने युग्मक होते हैं? 2। वो नर युग्मक जो होते हैं उस पराग नलिकी की सहायता से यहाँ से होते हुए इस नली में, है ना, ये हमारी जो वर्तिका है स्टिग्मा स्टाइल, इस स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँचेंगे। नर युग्मक यहाँ से निकलकर इस पे जा रहे हैं मादा युग्मक के पास, यहाँ से होते हुए इस नली से होते हुए ओवरी के पास जा रहे हैं, और यहाँ जाके निषेचन की क्रिया कर रहे हैं। यहाँ 2 बार निषेचन होता है, वो आपको हम बोर्ड पे क्लास में समझाएंगे। ये निषेचन की क्रिया हो गई।
अब परागण के दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण का अर्थ ये है कि जब एक ही पुष्प के, ये पुष्प है हमारे पास में, और इसी पुष्प के परागकण यहाँ से निकलकर इसी वर्तिकाग्र पे गिर गए, तो ये स्वपरागण हो गया ना, स्वपरागण। इनको कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब परपरागण में क्या होता है कि एक मतलब अगले उस पे पौधे पे, यहाँ पे नहीं है ना, दूसरे पौधे पे लगे हुए पुष्प पे जाके ये परागकण जब वहाँ पे जाके उस वर्तिकाग्र को या नर जन्नांग मादा जन्नांग को वहाँ जाके निषेचित करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण। एक ही, इसके लिए क्या आवश्यक है स्वपरागण के लिए कि पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। जब यहाँ नर जन्नांग मादा जन्नांग दोनों होंगे तभी तो स्वपरागण होगा, नर जन्नांग मादा जन्नांग दोनों होंगे तभी स्वपरागण होगा, और नर जन्नांग मादा जन्नांग साथ में नहीं होंगे तो परपरागण होगा। अब क्या होता है कि जैसे कोई एक पौधा है, उस पे दोनों पुष्प लगे हुए हैं, नर और मादा, लेकिन नर और मादा लगे हुए अलग अलग लगे हुए हैं, तो उनको ले जाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए। माध्यम क्या होता है, क्या होता है माध्यम? मतलब ये कीट होते हैं, भंवरे होते हैं, पक्षी होते हैं अपनी चोंच में, अपने पंजों में, हवा, मधुमक्खी, वही भंवरा है ना। इसके अलावा वायु परागण होता है, जल परागण होता है, हवा से भी उड़ जाते हैं परागकण, फिर उसके अंदर जल, पानी बहता है तो जल परागण हो जाता है, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता चाहिए। पर परागण के लिए, स्वपरागण के लिए माध्यम नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए यहाँ माध्यम? यहाँ से आए यहीं चले गए। दूसरा ये कि इसके लिए पौधे का रंगीन आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, मकरंद युक्त होना आवश्यक भी नहीं है, खुशबूदार होना भी आवश्यक नहीं है। कहाँ? यहाँ के यही तो है। और पर परागण में क्या होता है? हाँ, रंगीन, खुशबूदार, आकर्षित, तभी तो भंवरे वहाँ जाएंगे और कीट वहाँ जाएंगे, तो उसके लिए। फिर पर परागण में एक और ये होता है कि पर परागण के लिए परागकणों की संख्या बहुत अधिक चाहिए, क्योंकि वो ले जाते बहुत सारे कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किसी भी माध्यम से जाए, इसके लिए आवश्यकता नहीं है। और स्वपरागण में पौधे वही की वही क्वालिटी बनती जाती है, इतने स्वस्थ नहीं होते, थोड़े से कमजोर होते हैं। और पर परागण में क्या होता है, नई प्रजातियां बनती है, थोड़े स्वस्थ पौधे बनते हैं। तो स्वपरागण और पर परागण समझ में आया कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे कहते हैं स्वपरागण। और ये पुष्प का इसमें द्विलिंगी होना आवश्यक है। और पर परागण में क्या होता है, जब एक पुष्प के एक ही पुष्प के परागकण जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण। और इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, माध्यम की। इसकी आवश्यकता होती है माध्यम की, और उसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। और इसके लिए द्विलिंगी होना स्वपरागण के लिए। तो ये स्वपरागण और पर परागण समझ में आया? ठीक है, ओके।